नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शकील कुमार सिंह, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट पटना से। और आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल न्यूरोमेंटल.in पर। दोस्तों, आज का विषय है डिस्कशन का न्यूरोसाइकियाट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण रोग, जिसे मनोविकलता या सिजोफ्रेनिया कहते हैं। दोस्तों, मनोविकलता एक प्रमुख मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की सोच, समझ और व्यवहार प्रभावित होती है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग समय में बीमारी की अलग अलग तीव्रता देखी जा सकती है। दोस्तों, सिजोफ्रेनिया का मनुष्य के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं इस बीमारी के एपिडेमियोलॉजी के बारे में। दोस्तों, सिजोफ्रेनिया का इंसिडेंस और प्रिवेलेंस 1% होता है, यानी 1 करोड़ की आबादी में 1 लाख लोगों को सिजोफ्रेनिया की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी की शुरुआत पुरुषों में 17 से 27 वर्ष एवं स्त्रियों में 17 से 37 वर्ष के बीच में इस बीमारी की शुरुआत होती है। दोस्तों, चूंकि ये उम्र वर्ग जो होता है 17 से 37 वर्ष, ये उम्र वर्ग में व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, इसलिए इस बीमारी का दूरगामी प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक सिजोफ्रेनिया का है क्लिनिकल फीचर, और हम पहचानेंगे कैसे कि कोई पेशेंट सिजोफ्रेनिया का मरीज है। तो लोगों ने सामान्य वेशभूषा और व्यवहार। दोस्तों, सिजोफ्रेनिया का रोग डेवलप होने के साथ ही व्यक्ति के अपना रखरखाव में लापरवाही बरतने लगता है। उसके बाल बढ़े हुए हो सकते हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई हो सकती है, वो डेली स्नान नहीं करेगा, डेली ब्रश नहीं करेगा, अपना कपड़ा डेली साफ नहीं करेगा, और इस ढंग से वह बिल्कुल बीमार टाइप से नजर आने लगेगा। यहाँ तक कि लोग दूसरे से मिलना जुलना भी कम कर देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। उनका व्यवहार स्वालीन हो जाता है और वो नज़र मिला के बात नहीं करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट लक्षण जिसे हम मनोविकलता का है, जिसे हम डेलूजन या व्यामोह कहते हैं। डेलूजन इज अ फॉल्स एंड फॉर्म बिलीफ इन स्पाइट एविडेंस ऑफ कॉन्ट्ररी, यानी आप उसे प्रमाण भी दीजिएगा तब भी व्यक्ति अपनी बातों पर अड़ा रहेगा। जैसे व्यक्ति को लगता है कि उसका पड़ोसी उसका दुश्मन है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे घर में सीसीटीवी लगा दिया गया है, और वो डरा समा रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण हेलुसिनेशन कहलाता है, जिसे हिंदी में हम विभ्रम भी कहते हैं। यह इंद्रियों से संबंधित हो सकती है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, श्रवण, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, इससे संबंधित हो सकती है। तो जैसे श्रवण विभ्रम बहुत कॉमन है, इसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई उसे बारे में बात कर रहा है, कोई उसे आदेश दे रहा है, और इसी के प्रतिक्रिया बस वह बातें करता है। इसलिए सेल्फ टॉकिंग देखी गई है, मरीज अकेले हाथ में इशारा करता है और बातें करता है। अब हम इसके चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉजेज पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिजोफ्रेनिया के कॉजेज को 3 ग्रुप में हम लोग बांट के डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्रेन, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो अब स्पेक्ट और पेट स्कैन के बदौलत हमें पता लगा है कि फ्रंटल लोब, लिम्बिक सिस्टम आदि जो ब्रेन के कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव देखे गए सिजोफ्रेनिया के मरीज में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तंत्रिका तंत्र के संबंधित है, जिसे न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स जो नर्वस सिस्टम में होते हैं, जिसे डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन के नाम से भी हम जानते हैं, उसके स्तर में बदलाव होता है, उसकी अधिकता हो जाती है सिजोफ्रेनिया में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जेनेटिक है। जेनेटिक का यह अनुमान या जो महत्व इस ढंग से है कि 1% पॉपुलेशन को सिजोफ्रेनिया होती है, और किसी सहोदर भाई बहनों में यह इंसिडेंस बढ़ के 8% हो जाती है। माता या पिता को किसी एक को सिजोफ्रेनिया है तो बच्चों में सिजोफ्रेनिया होने की संभावना 12% हो जाती है। यदि दोनों माता पिता में सिजोफ्रेनिया हो तो बच्चों में सिजोफ्रेनिया होने की संभावना 40% होती है, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो तो यह इंसिडेंस 47% तक जा सकती है। दोस्तों, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और फैमिली थ्योरीज भी हैं सिजोफ्रेनिया के कारण के रूप में। अब हम आते हैं चौथा महत्वपूर्ण पहलू, जैसे ट्रीटमेंट। दोस्तों, फार्माकोथेरेपी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट मेथड
जो काफ़ी इफेक्टिव है और अभी कई अच्छी दवाइयाँ आ चुकी है जिसके बदौलत हम सिजोफ्रेनिया में अच्छा सुधार देखते हैं। सबसे पहले डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का इजाद हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे और कई दवाइयाँ आई और दवाइयों की बदौलत बहुत तेजी से सिजोफ्रेनिया के रोगियों में सुधार देखा गया है। ट्रीटमेंट का दूसरा मेथड है जो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, दैट इज ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी बिजली का झटका। यह थोड़ा इनह्यूमन भी लगता है और इसलिए बहुत रेयरली अब सिजोफ्रेनिया के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इलाज का महत्वपूर्ण मेथड है साइकोसोशल। दोस्तों, साइकोसोशल में हम लोग इंडिविजुअल थेरेपी भी करते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी में सपोर्टिव साइकोथेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्किल ट्रेनिंग आदि दी जाती है। इसके अलावा फैमिली थेरेपी भी की जाती है। फैमिली थेरेपी में फैमिली साइको एजुकेशन एवं इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग की जाती है। तीसरा पहलू जो होता है वो ग्रुप थेरेपी का होता है, जिसमें सिजोफ्रेनिया के मरीजों को ग्रुप में साइकोथेरेपी दी जाती है और इसमें इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी भी दी जाती है। लास्ट है रिहेबिलिटेशन। सिजोफ्रेनिया के रोगियों के रख रखाव या उनके समाज में पुनर्स्थापन के लिए उन्हें कई साल की स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो रोजी रोजगार उन्हें मिल सके और वो समाज में अपने को अच्छे ढंग से स्टेब्लिश कर पाए। धन्यवाद।